हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 14 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, नो बीटिंग अराउंड द बुश, डिड गवर्नमेंट यूज़ पेगासस इलीगली। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये पूछा है क्या पेगासस इलीगली यूज़ हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। तो टेलिंग द सेंटर टू स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश ऑन व्हाई इट डज नॉट वांट टू फाइल एन एडिशनल एफिडेविट। तो यहाँ पर जो सेंटर है वो एडिशनल एफिडेविट फाइल नहीं करना चाहता क्योंकि सेंटर बोल रहा है यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है ये सब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली पूछा बस आप ये बता दो कि आपने इलीगली पेगासस यूज़ किया है या नहीं। Chief Justice of India N.V. Ramana, heading a bench also comprising justices, told Solicitor General Tushar Mehta, we are again reiterating that we are not interested in any manner or in any way to know the issues which are concerned about the security or the defense। कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं जानना चाहता कि आपने पेगासस किस नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया, लेकिन बस आपने इलीगली यूज़ किया या नहीं बस आप इतना बता दो। तो वी आर ओनली कंसर्न इन द फेस ऑफ एलिगेशंस दैट सम सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड अगेंस्ट सम पर्टिकुलर सिटीजन्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स एटसेट्रा टू नो वेदर द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय एनी मेथड अंडर देन परमिसेबल अंडर द लॉ। यहाँ पर अगर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है जो कि सेंटर बता रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो ऐसा कर सकता है, तो अगर उसने नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया है लेकिन लॉ के अंदर किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने नेशनल सिक्योरिटी के अंदर किया लेकिन बिना किसी लॉ के अंदर इलीगल ये किया है तो बस सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है। तो आई होप आपको समझ आ गया। वो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जिसने 100% वैक्सीनेशन कर दिया है। लगभग फर्स्ट शॉट तो सबको लग ही चुका है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर फ्यू टेकर्स फॉर जम्मू कश्मीर डोमिसाइल ऑफर। तो यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर डोमिसाइल ऑफर की स्कीम है। इसमें क्या है, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है वो डोमिसाइल का ऑफर दे रहा है टू फॉर्मर रेसिडेंट्स जो पहले जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स थे लेकिन किसी तरीके से वो उनको माइग्रेट होना पड़ा। तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू फॉर्मर रेसिडेंट्स हु और देयर एंसेस्टर्स, वो या तो उनके कभी एंसेस्टर्स को स्टेट से बाहर निकलना पड़ा था, माइग्रेट होना पड़ा था, तो वो अब रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर्स माइग्रेंट्स एट जम्मू में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और वापस उनको डोमिसाइल मिल सकता है। लेकिन देखा गया ये जो स्कीम है इसको बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स मिला और लोग रजिस्टर करा ही नहीं रहे हैं। तो द एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ एक्सटेंडेड, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने इस स्कीम को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया ताकि ज़्यादा लोग इस डोमिसाइल स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। अब जम्मू कश्मीर में काफ़ी माइग्रेंट लार्ज स्केल एक्सोडस देखा गया था जो पंडित कम्युनिटी है उसके द्वारा, अपार्ट फ्रॉम 6 अराउंड द टाइम मिलिटेंसी बिगेन इन द लेट 1980s। तो 1980s के दौरान जो पंडित कम्युनिटी थी उसका काफ़ी लार्ज स्केल में एक्सोडस हुआ था, लेकिन उसके बाद भी लगभग 25,000 अनरजिस्टर्ड कश्मीरी पंडित्स हैं जो कि सेटल हुए दिल्ली में, लेकिन उनमें से इस स्कीम में सिर्फ 3,000 लोगों ने रजिस्टर किया। तो शायद वो लोग भी वापस नहीं जाना चाहते जम्मू कश्मीर या तो उसकी डोमिसाइल अब फिर से नहीं लेना चाहते। तो एडमिनिस्ट्रेशन होप दे वुड अवेल द ऑफर। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अब ग्राउंड पे काम कर रहा है कि जो ये लोग हैं वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई करें ताकि वो वापस जाएँ, लेकिन अब वो शायद जाना ही नहीं चाहते हैं, ये सब पता चल रहा है यहाँ से। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, आज हिंदी दिवस है। यहाँ पर बायोडिकम्पोजर, तो अब एक बायोडिकम्पोजर की बात की गई है जो कि पेडी स्टबल होता है जिसको फार्मर्स आग लगा देते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी डाउन हो जाता है दिल्ली का। तो यहाँ पर एक बायोडिकम्पोजर है। तो डिकम्पोजर जो है फंगाई बेस्ड लिक्विड है जो कि जो स्टबल हार्ड स्टबल होता है उसको काफ़ी सॉफ्ट बना देता है और वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो डिकम्पोज होकर सॉइल में ही मिक्स हो जाता है। तो 7 स्ट्रेन्स ऑफ फंगाई आर पैक्ड इनटू 4 कैप्सूल्स और ये कैप्सूल ज़्यादा महंगे भी नहीं है, सिर्फ 20 रुपये के मिलते हैं। तो विच कॉस्ट अबाउट ₹20 पर पैक ऑफ 4। तो 4 कैप्सूल 20 रुपये के मिल जाएंगे। फिर उनको मिक्स करना पड़ता है 25 लीटर ऑफ वाटर, उसमें कुछ जैगरी डालनी पड़ती है और साथ ही ग्राम फ्लोर डालना पड़ता है, तो ये बायोडिकम्पोजर बन जाता है। तो यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का ये कहना है बायोडिकम्पोजर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एज पर फाइंडिंग शेयर्ड बाय द CM, 90% ऑफ द फार्मर्स सेड स्टबल डिकम्पोज्ड विद इन 15 to 20 days, कि ये मिक्सचर डालने के 15 से 20 दिनों में उनका जो स्टबल है वो डिकम्पोज हो गया और उनका जो लैंड है वो रेडी हो गया फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। While earlier they had to plow the field 6 to 7 times before sowing the new crop after using the decomposer, उन्हें सिर्फ प्लोइंग करनी पड़ रही है 1 या 2 बार और इससे जो सॉइल क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव देखी गई है और साथ ही जो वीट प्रोडक्शन है वो लगभग 8% से बढ़ गया है। तो ये जो डिकम्पोजर है काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है अगर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि इससे जो स्टबल है वो सॉफ्ट होकर अपने आप ही सॉइल में मिक्स हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये तो आपको पता ही है, अब गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल बन चुके हैं और ये 17 चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात होंगे। अब यहाँ पर आए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी, और उन्होंने ये बोला है जो इंडिया ने अपना टारगेट रखा है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 का टारगेट है, तो उसमें ये हमारी हेल्प करेंगे और फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही इंडिया और यूएस ने एक लॉन्च किया है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, जो कि अब इंडिया और यूएस 2 कंट्रीज़ के बीच में होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, CFMD इंडिया और यूएस के बीच का है। आगे चलते हैं।
यहाँ पर हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे कैपिटल फॉर देयर करेज। सबसे पहले ऑथर ने एक स्टोरी बताई है किसी पार्वती की जो कि वेजिटेबल्स वीकली मार्केट में बेचती हैं, ठीक है। उनके पास सेविंग्स अकाउंट है, एक बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ पर उनके पास सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन तब भी उनको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो मनी लेंडर के पास जाती हैं, वो बैंक से क्रेडिट नहीं लेती हैं। अब ऐसा वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी मनी लेंडर के पास तो होती है, लेकिन ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी बैंक के पास नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि फाइनेंशियली इंक्लूडेड और फाइनेंशियली इंटीग्रेटेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट तो बहुत सारे लोगों के बन गए, क्या लोग उसके बाद भी वहाँ से क्रेडिट ले पा रहे हैं? क्या एक्सेसिबल है? तो पार्वती सिचुएशन इज नॉट यूनिक। हर बिजनेस इज वन ऑफ द 63.4 मिलियन MSMEs इन इंडिया, जो कि नैनो एंटरप्राइज है। यहाँ पर लगभग 10 लाख से भी कम इन्वेस्टमेंट है। तो इन बिजनेसेस को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स में बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स खुले। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि बैंकिंग की फैसिलिटी हो, क्रेडिट की फैसिलिटी हो, लेकिन ये फैसिलिटी क्या वो अवेल करा पा रहे हैं? तो यहाँ पर ऑथर ने बोला कि जो हमने फाइनेंशियली इंक्लूड कर लिए लोग, अब हमें उन्हें फाइनेंशियली इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है जो कि उनके लिए रेलेवेंट हो, एप्लीकेबल हो, एक्सेप्टेबल हो। अब बैंकर्स एंड प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इरोनियसली बिलीव दैट अ पुअर पर्सन टेक्स अ माइक्रो क्रेडिट लोन। अब बैंकर्स और प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये लगता है जो पुअर पर्सन होता है वो माइक्रो क्रेडिट लोन इसलिए लेता है क्योंकि वो सेव नहीं कर सकता। लेकिन ऑथर ने बोला बहुत गलत परसेप्शन है। अगर आप कभी रिमोट एरिया में जाओ और किसी वुमेन से पूछो कि उसने पोस्ट ऑफिस में कितना सेव किया, तो आपको बहुत ह्यूज नंबर्स मिलेंगे। वो इसीलिए मिलेंगे जो विलेज पोस्टल एजेंट्स हैं, वो लोगों के घर घर जाके उनकी सेविंग्स कलेक्ट करते हैं। तो ऐसा एक्सेसिबिलिटी बैंक के द्वारा भी होनी चाहिए। तो इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल वी रिकॉग्नाइज दैट द कन्वेंशनल मेथड, अब बैंक्स का तो एक ही चलता है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, तो अब ये वाइबल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमें एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट्स मस्ट बी डिजाइन, प्रोडक्ट्स टेलर कस्टमाइज करने की ज़रूरत है और इंटेलिजेंटली डिलीवर करने की ज़रूरत है कस्टमर को जहाँ पर वो हैं, बाई कीपिंग इन माइंड कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर ज़रूरत है प्रोडक्ट्स को टेलर करने के लिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग और साथ ही उनकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। इन द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम, अब जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसमें जो डिज़ाइन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, अगर आप किसी रूरल एरिया में जाओ और वहाँ पर सिर्फ 10 लोग ही आपसे लोन ले रहे हैं, वो भी इतने कम साइज़ का, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऑथर ने बोला हमें फिर इस ब्रिक और मोटार इंफ्रास्ट्रक्चर से ऊपर आके कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं और इनके द्वारा कस्टमर्स को टेलर मेड प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑथर ने जो नेक्स्ट आर्टिकल है डू नॉट बैंक ऑन शंघाई ग्रुप, तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी एक रीजनल सोल्यूशन पे क्यों नहीं पहुँच सकती अफगानिस्तान के लिए। तो फॉर ऑल द पॉलिटिकल हाइप, जो SCO है उसका रीजनलिज्म कभी डीपन हुआ ही नहीं सेंट्रल एशिया में। सीन फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट द SCO सर्टेनली लुक्स बेटर देन द, अब सार्क से तो बेटर लगती है SCO, क्यों? क्योंकि सार्क की तो मीटिंग्स ही नहीं होती। इंडिया पाकिस्तान जो है वो एक टेबल पर बैठ कर बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन SCO में इंडिया पाकिस्तान दोनों बात कर लेते हैं। तो SCO सार्क से तो बेटर दिखता है, लेकिन उसके बाद जो सार्क है वो खुद में बार इतना ज़्यादा लो है कि हम सार्क से कंपेयर करें भी तो क्या करें। टू बी श्योर द क्राइसिस इन अफगानिस्तान प्रेजेंट्स अ मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर द SCO टू रियलाइज इट्स रीजनल एम्बिशंस। अब अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उससे SCO अपने रीजनल एम्बिशंस को रियलाइज कर सकता है। जो SCO इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान के लिए इसलिए दिखती है क्योंकि जो SCO के मेंबर्स हैं उसमें अफगानिस्तान भी एक ऑब्जर्वर स्टेट तो है ही, और जो SCO के मेंबर्स हैं वो सब अफगानिस्तान के आसपास के नेबर्स ही हैं। तो इट्स फाउंडिंग लीडर्स जो है वो 2 ग्रेट पावर्स हैं, ईस्ट के रशिया और चाइना। इसके अलावा जो और इनिशियल मेंबर्स है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान भी इसके फुल मेंबर्स 2017 में बने थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा नेबरहुड जो अफगानिस्तान का है वो इसका मेंबर है। बिसाइड्स अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस, मंगोलिया, ये सब ऑब्जर्वर्स हैं। तो 4 ऑब्जर्वर भी हैं SCO के। ईरान अब फुल ट्रैक मेंबरशिप पर भी बात कर रहे हैं कि ईरान को फुल मेंबरशिप दे दी जाए। अब जो SCO के बहुत सारे डायलॉग पार्टनर्स हैं जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, तो ये सब भी जो रीजन है वो अफगानिस्तान के आसपास के ही हैं। नेपाल, श्रीलंका और कंबोडिया भी हैं जो कि डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो सेंट्रल एशिया के लिए ये शंघाई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली सारे ही मेंबर्स हैं। अब SCO को एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इजिप्ट, कतर और सऊदी अरेबिया को भी डायलॉग पार्टनर्स की तरह ऐड कर लेगा। तो देयर इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट कंट्री मिसिंग इन द मिक्स। अब इन सारी कंट्रीज में तुर्कमेनिस्तान नहीं है, और तुर्कमेनिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से 800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है और 1150 किलोमीटर बॉर्डर वो ईरान से शेयर करता है, लेकिन उसके बाद भी वो SCO का मेंबर नहीं है। अब वो इसीलिए नहीं है क्योंकि जो तुर्कमेनिस्तान है वो अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। थिंक ऑफ इट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जैसे हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट था, वैसे ही जो तुर्कमेनिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा नॉन
अलाइंड और न्यूट्रल है, इसलिए वो किसी भी ऐसे रीजनल मेंबरशिप का पार्टनर नहीं बनता है। अब जो रशिया इंडिया चाइना स्ट्रैटेजिक फोरम में जो रिक है वो ब्रिक्स में इवॉल्व हो गई। उसके बाद जो एससीओ वाज अबाउट लिमिटिंग अमेरिका रीच इनटू सेंट्रल एशिया। अब एससीओ इसीलिए बनाई गई थी, जो अमेरिका है वो सेंट्रल एशिया में जो अपनी रीच बनाने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पर अपनी उतनी रीच ना बना सके। अब जो एससीओ इससे पहले शंघाई 5 बनाया गया था, जिसमें 5 मेंबर्स थे, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। इसमें 3 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं, शेयर्ड अ लॉन्ग फ्रंटियर विद चाइना। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, जो मॉस्को और बीजिंग, हमें लगता है चाइना और रशिया बहुत करीब है सेंट्रल एशिया को लेकर, लेकिन नहीं, दोनों की पॉलिसी सेंट्रल एशिया को लेकर अलग है। क्योंकि जो रशिया और चाइना क्लोजर हमें लगते हैं, लेकिन इंटायरिटी में वो क्लोजर नहीं है। जब मिलिट्री कॉन्फिडेंस की बात आती है तो रशिया चाहता है जो भी उसके फॉर्मर सोवियत एलाइज है उनको वो ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो रशिया हैड इट्स ओन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रीजन, जिसका नाम है सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और वो इसके थ्रू जो भी फॉर्मर सोवियत एलाइज हैं उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना चाहता है, और वो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी चाइना के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तो रशिया सीज इटसेल्फ एज द सोल प्रोटेक्टर ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। तो रशिया अपने आप को मानता है कि वो ही अकेला प्रोटेक्टर है जो भी सोवियत रिपब्लिक्स हैं, और वो इस रोल को चाइना के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन चाइना के साथ चाहेगा, लेकिन कभी भी रशिया और जो चाइना है वो मिलकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स को, तो ये रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा। अब मॉस्को ऑल्सो अपीयर्स रिलक्टेंट टू बैक चाइनीज प्रपोजल्स टू प्रमोट ट्रेड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो चाइना बात कर रहा है ट्रेड इंटीग्रेशन की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये भी रशिया नहीं चाहता। वो रशिया इसलिए नहीं चाहता, रशिया चाहता है कोई भी ट्रेड की बात हो, ट्रेड इंटीग्रेशन की बात हो, तो वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर बात हो, जिसका लीडरशिप रशिया के पास है। तो चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर CSTO और EAU। दिस इज वन रीजन फॉर द वीकनेस ऑफ SCO रीजनलिज्म। तो यहाँ पर हमें चाइना और रशिया करीब दिख रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली करीब नहीं है। उन दोनों के जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो रशिया है वो फॉर्मल सोल एकदम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहता है, वो चाइना के साथ ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहता है। और रशिया ये भी चाहता है कोई भी अगर ट्रेड की बात हो तो वो रशिया की लीडरशिप में हो, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर, ना कि SCO बैनर के अंदर। द सेंट्रल एशियन मेंबर्स ऑफ द SCO हैव क्वारल्स ऑफ देयर ओन। अब बाकी जो और मेंबर्स उनके अपने खुद के झगड़े हैं, खुद के स्ट्रगल्स हैं। तुर्कमेनिस्तान जो कि कभी SCO का पार्ट ही नहीं है, लेकिन वो उसके बाद भी तालिबान के साथ एंगेज करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो पूरे प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रलिटी मानता है। वो ऐसे किसी रीजनल ग्रुप का मेंबर बनना ही नहीं चाहता है। अब तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान का वैसे भी रिलेशन जो अफगान में तजिक्स कम्युनिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा डीप है, और साथ ही जो पंजशीर वैली है उसके साथ डायरेक्ट लिंक्स हैं। और जो तजाकिस्तान उसने काबुल में जो भी इवोल्यूशन हुआ, तालिबान ने जो भी कैप्चर किया, उसको शार्पली उसके लिए क्रिटिकल भी रहा है। ईरान विच हैज़ एथनिक एंड लिंग्विस्टिक लिंक्स विद द पर्शियन स्पीकिंग तजिक्स। इसके अलावा जो ईरान के भी लिंक्स हैं, जो पर्शियन स्पीकिंग तजिक्स हैं वहाँ पर, और ईरान भी इक्वली वरीड है जो भी तालिबान ने किया है, जो भी तालिबान की पॉलिसीज़ है टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज़। अब मॉस्को बीजिंग की तरह तेहरान, ईरान हैप्पी था कि जो अमेरिकन हैं यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका की तो वैसे भी नहीं बनती, उनके रिलेशंस तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब गिवन दिस डाइवर्जेंस, अब इतनी ज़्यादा डाइवर्जेंस है, जैसे ईरान के इंटरेस्ट अलग है, रशिया के अलग है, चाइना के अलग है, तो इसमें आप ऐसा देखो कि अफगानिस्तान के लिए ये लोग एक रीजनल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो ये नहीं करने वाले हैं। तो गिवन दिस डाइवर्जेंस इट इज़ अनलाइकली जो SCO है वो किसी रीजनल सोल्यूशन के लिए आ जाए अफगान क्राइसिस के लिए। जो रियल अफगान कन्वर्जेंस है वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना में ही है। तो हो सकता है वो SCO में चाहें कि सब मेंबर्स के द्वारा कि सब लोग तालिबान के साथ पॉजिटिवली इंगेज हो, लेकिन सारी कंट्रीज़ के अपने अलग अलग कंसर्न्स हैं। तो दिल्ली इज सॉट टू मेक फुल यूज़ ऑफ द SCO's डिप्लोमेटिक पॉसिबिलिटीज़। अब जो SCO है वहाँ पर बस डिप्लोमेटिकली बात हो सकती है, लेकिन इफेक्टिवनेस का कोई उसमें गारंटी नहीं है कि उस बात की कोई इफेक्टिवनेस होगी। अब इंडिया ने अपने 3 एविल्स बता दिए SCO में कि हमें 3 एविल्स को हराना है, एक टेररिज्म, दूसरा एक्सट्रीमिज्म और तीसरा सेपरेटिज्म। तो दिल्ली अभी किसी बात पे फोकस नहीं कर रहे, दिल्ली बस चाहता है उसकी बात सुन ली जाए, बाकी उसके बाद इफेक्टिवनेस हो ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता ही ये जो SCO ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इफेक्टिवनेस है ही नहीं, बस डिप्लोमेटिक टॉक्स के लिए वो ठीक है। तो दिल्ली मस्ट फोकस ऑन फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। अब दिल्ली को क्या करना चाहिए, जो भी अफगानिस्तान के साथ जो भी मेंबर्स दिल्ली के साथ सेम कंसर्न शेयर करते हैं तो उनके साथ दिल्ली बात करे। तो दिल्ली मस्ट फोकस ऑन फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड विद दोज मेंबर्स ऑफ द SCO जो कि इंडिया का कंसर्न अफगानिस्तान को लेकर सेम वो भी वही शेयर करते हों। आगे चलते हैं, इकोनॉमी पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उनका लगभग इस महीने तक सारा जो भी फूड है वो ख़त्म हो जाएगा, वो रन आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर उनको जो प्रोवाइड करानी चाहिए एड वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो वेस्ट है उसने एड देना बंद कर दिया। तो विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड फ्लोज एब्रप्टली एंडिंग, क्योंकि वेस्टर्न एंटीपैथी दिखा दिया गया, क्योंकि तालिबान आ गया वहाँ पर।
अब यहाँ पर डोनर्स के पास मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो कैसे अफगान्स को हेल्प करें। तो यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान सबसे पहले हेल्प करने के लिए आए हैं। चाइना ने यहाँ पर लगभग $31 मिलियन वर्थ ऑफ फूड और हेल्थ सप्लाईज प्रोवाइड किया और साथ ही एक फर्स्ट बैच ऑफ 3 मिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन भी भेजा है। पाकिस्तान ने भी फूड और मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं। तो डोनर्स ने प्लेज किया कि लगभग $1.1 बिलियन अफगानिस्तान को देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान है वहाँ पर पॉवर्टी और हंगर बहुत ज़्यादा स्पायरल हो गया है। तो यहाँ पर अब डोनर्स उनको प्रोवाइड करेंगे। अब नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है और उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। अब ये डर है कि कहीं ये जो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है कहीं इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया सेज इट सक्सेसफुली टेस्टिफाइड न्यूली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स ओवर द वीकेंड। और इससे हमें ये पता चलता है जो नॉर्थ कोरिया है वो कैसे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को अभी भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन बातचीत में रुकावट आ गई है। नॉर्थ कोरियाज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट यूजली गार्नर मोर आउटसाइड इंटरेस्ट देन क्रूज मिसाइल टेस्ट, क्योंकि जो फॉर्मर है वो यूएनएससी रेजोल्यूशन के थ्रू बैन है, एक्सप्लिसिटली बैन है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है। बट इन अ फर्स्ट द कंट्री डिस्क्राइब्ड इट्स। अब यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो बोल रहा है जो क्रूज मिसाइल्स है उसके स्ट्रैटेजिक वेपन्स हैं। तो यहाँ पर डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम है। तो एक्सपर्ट सेज दीज मिसाइल्स आर लाइकली टू बी ईजियर टू मैनेवर। तो इन्हें आसानी से यूज़ किया जा सकता है और मोर डिफिकल्ट होगा कि दूसरे कंट्रीज उसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो पॉसिबिलिटी है जो आसपास के नेशंस हैं उनके लिए ये बहुत ही वरिंग डेवलपमेंट है, जैसे कि साउथ कोरिया और जापान। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।